दर्पण के पीछे। नमस्ते। विवाह के लिए स्त्री का सुंदर होना अनिवार्य है और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि स्त्री भी यही सोचती है। इसीलिए दुनिया भर में इतने सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं। क्या इससे एक उपभोग की चीज है कि उसकी सुंदरता उसके विचारों और भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है? आज हम नई कहानी शुरू कर रहे हैं लावण्य की बड़ी बहन लालिमा की, जो सुंदर है और उस सुंदरता की उसने क्या कीमत दी है, आप इस कहानी में देखिए। उसके सुनहरे बाल हैं। 5 फुट 8 इंच लंबा उसका कद है और उसके दोनों गालों में गड्ढे पड़ते हैं। ललिता उससे बड़ी है, लावण्य उससे छोटी है। 6 बहनों में वो नंबर 2 पर है। लोग उसे लालिमा के नाम से जानते हैं। ललिता हमेशा माँ के साथ रहती थी और लावण्य पिताजी की। ये बीच में अकेली थी, दिशाहीन। वो जहां भी जाती थी उसकी सुंदरता की चर्चा होती थी। बिल्कुल मक्खन जैसी है, हाथ लगाओ तो मैली हो जाएगी। उसके बाल सुनहरे क्यों हैं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था, पर उसे देखकर सब प्रभावित होते थे। स्कूल की हर लड़की को उसकी तरह गालों में गड्ढे चाहिए थे। जब भी किसी नाटक में किसी परी या राजकुमारी की जरूरत होती तो उसे याद किया जाता। उसकी माँ वैष्णवी, जिससे इस तरह की खोखली बातें पसंद नहीं थी, वो भी जब लालिमा की सुंदरता की कोई तारीफ करता तो मुस्कुरा देती। समय के साथ दर्पण उसका सबसे अच्छा साथी बन गया। वो घंटों उसके सामने बैठी रहती। उसकी त्वचा पर छोटी सी खरोच भी आ जाती तो वो घबरा जाती। उसे विश्वास था एक दिन घोड़े पर बैठकर कोई राजकुमार आएगा और उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाएगा। उसके बाद वो हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। वो जब 4th कक्षा में थी, एक अध्यापिका थी, शांति मैडम। वो खुद भी बहुत सुंदर थी, पर लालिमा की सुंदरता की तारीफें करती नहीं थकती थी। वो कक्षा में उसे पहले बेंच पर बिठाती और सारी कक्षा को कहती, इतना सुंदर होना कोई आम बात नहीं है। एक बार तो झांसी की रानी पढ़ाते हुए उन्होंने ये कह डाला कि लालिमा जैसे सुंदर लोग ही झांसी की रानी बन सकते हैं। आज वो समझ सकती है कि उसका ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं था। जब ललिता और लावण्या अच्छे अंक लेकर आती थी तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे लगता एक दिन सबकी शादी होनी है और इन्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत नहीं है। वो खुद तो वैसे ही पूर्ण है। पर यह सारा घमंड उस दिन टूट गया जब लावण्या को 7वीं कक्षा में स्कूल का श्रेष्ठतम विद्यार्थी का पुरस्कार मिला। यह स्कूल के इतिहास में पहली बार हुआ था कि 7वीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने अपने से वरिष्ठ छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता से लेकर खेल कूद में सब में हरा दिया हो और उसके अंक स्कूल में सबसे अधिक आए हों। स्कूल पत्रिका के कवर पृष्ठ पर लावण्या की फोटो छपी थी। वो स्कूल की ही नहीं, शहर की शान बन गई थी। पिताजी कभी बेटियों का जन्मदिन नहीं मनाते थे, कभी साल में 3 से अधिक जोड़े नहीं बनवाते थे, पर उस साल वो लावण्या के लिए पार्कर पेन लेकर आए ताकि वो उससे बड़े बड़े साहित्यिक लेख आदि लिख सके। इसके बाद से अब लालिमा शीशे के सामने बैठकर सारा दिन अपने बाल नहीं संवारना चाहती थी। अब उसे अपने पिता से पार्कर पेन चाहिए था। वो 9वीं कक्षा में थी और उसकी नींव कमजोर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे किसकी सहायता ले। वो घंटों गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़ती थी, बस। हायर सेकेंडरी, जो उस जमाने के स्कूल का आखिरी साल होता था, में उसके मुश्किल से 54% अंक आए थे। ललिता और लावण्या दोनों ने उसे छत पर बुलाया। दोनों एकदम गंभीर लग रही थी। उन्होंने अपनी बातचीत पहले सहानुभूति से आरंभ की, जो लालिमा को अच्छा लगा। अब आगे क्या करना है? लावण्या ने पूछा। शादी। लालिमा ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? ललिता ने इतनी जोर से कहा कि वो डर गई। वो डॉक्टर का रिश्ता आया हुआ है ना? लालिमा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा।
तू पागल हो गई है? लावण्य ने हल्के से उसका सिर छूते हुए कहा। पहली बात तो ये है कि वो डॉक्टर नहीं है, बाप की केमिस्ट की दुकान है, वहाँ दवाइयाँ बेचता है, और उसकी माँ को 16 साल की खूबसूरत लड़की चाहिए और कुछ नहीं। लोलिता हंस दी। पर ये बेचारी तो पहले से ही 17 की हो गई है। और वे दोनों जोर से हंस दी। लालिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इस रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि सुंदर लड़कियों की शादी हमेशा जल्दी हो जाती। लावण्या ने बातचीत की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए कहा, हर एक लड़की को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैंने पिताजी से बात की है। तेरा गणित कमजोर है तो साइंस में तू नहीं जा सकती। तू बीए कर ले, अंग्रेजी साहित्य और मनोविज्ञान के साथ। लालिमा कहना चाहती थी कि मेरी अंग्रेजी भी कमजोर है, पर वो चुप रही। मनोविज्ञान का विचार उसे अच्छा लगा। उसे लगा इसके पढ़ने से उसमें दूसरों के मन में क्या चल रहा है जानने की विशेष शक्तियां आ जाएंगी। परंतु जब क्लास में पढ़ाया जाने लगा ग्रीक मिथ, डेकार्ट, लॉक आदि, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। अंग्रेजी उससे बेहतर थी। अध्यापिका सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ाती थी, फिर हिंदी में उसका अनुवाद करती थी ताकि कक्षा को समझ आ सके। हिंदी अनिवार्य थी और लालिमा को उसे पढ़ना अच्छा लगता था। उसने किताब की सारी कविताएं रट ली थी। इलियड और ओडिसी के संदर्भों की अपेक्षा उसे रामायण और महाभारत अधिक समझ आ रहे थे। एक दिन बहनें पासिंग द पार्सल खेल रही थी। लालिमा की बारी आई तो उसकी सजा ये थी कि उसे अपने सपने के बारे में बताना था। अब क्योंकि उनके घर में पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व दिया जाता था, तो उसने कहा, मेरा सपना है हिंदी में एमए करना। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। उसे पता था लावण्या उनके घर की अनकही नेता थी। उसने सोचा जरूर उसी ने हंसना शुरू किया होगा। इसमें हंसने की क्या बात है? लालिमा ने आंसू रोकते हुए कहा, एमए हिंदी। लावण्या की हंसी ही नहीं रुक रही थी। मुझे हिंदी साहित्य पसंद है, इसमें तुझे क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, लोलिता ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। पर इसमें कोई भविष्य भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सीखने के लिए कॉलेज जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये आप खुद ही पढ़ सकते हो, ये बस मनोरंजन है। कॉलेज बिल्कुल जाना पड़ता है साहित्य के गहरे अर्थ समझने के लिए। लालिमा ने हिम्मत ना हारते हुए कहा। उन दोनों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, पर कुछ दिन बाद उनके घर में पिताजी के मित्र आए। सब उन्हें पंडित जी कहते थे। वो स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे। उन्होंने लावण्य से कहा, ये लो अगे का नदी के द्वीप, तुम पिछली बार इसकी चर्चा कर रही थी ना? फिर जो उनकी बातें आरंभ हुई तो लालिमा दंग रह गई। उसने हिंदी के इतने लेखकों के उदाहरण दिए कि लालिमा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर पंडित जी ने कहा, अंधा युग पढ़ लिया तुमने? वो तो मुझे सारा याद हो गया। और बस फिर तो वो सर सुनाती ही चली गई। जैसे जैसे वो बोलती जाती, वहां सब प्रभावित होते जाते। उस रात लालिमा अपने आप को पराजित अनुभव कर रही थी। लावण्या के सामने उसकी सुंदरता फीकी पड़ रही थी। वो उसकी बहन थी और लालिमा उससे बहुत प्यार भी करती थी, पर चाहती थी काश उसमें इतनी प्रतिभा ना होती। बीए में लालिमा के 40% अंक आए थे। किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल ही नहीं सकता था। थक हार कर उसे शाम की कक्षाओं में जाना पड़ा, जहां एक प्रोफेसर अपने घर के कमरे में एमए अंग्रेजी की तैयारी करवाता था। वो सब रटने को कहता था। जब तक लालिमा ने अंग्रेजी में एमए पूरी की, उसके अंग्रेजी ज्ञान में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। उसे कुछ पता नहीं था कि शेक्सपियर महान लेखक क्यों है, रोमांटिक पोएट्री क्या है, पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र क्या है, वगैरह वगैरह। इतना जरूर था कि उसे कुछ महान लेखकों के और उनकी पुस्तकों के नाम पता चल गए थे। कुछ नए शब्द और सूत्र भी याद हो गए थे। मेयर ऑफ द कॉस्टर ब्रिज पढ़ते हुए वो बहुत रोई थी। टीचर ने सारा उपन्यास हिंदी में समझाया था। उन्हीं दिनों उसका अनिल से मिलना जुलना शुरू हुआ था।
लावण्या मेडिकल कॉलेज से वापस आ गई थी। अब वो पहले जैसी प्रतिभावान लड़की नहीं रही थी। सारा घर उसके लिए चिंतित था, सबका ध्यान उसकी गतिविधियों पर था। लालिमा के लिए घर से निकलना आसान हो गया था। अनिल उसकी सुंदरता की तारीफें करता नहीं थकता था और वो फिर से खुद पर मुग्ध थी। लावण्या और लीना ने अनिल के बारे में पिताजी से बात की थी और उनकी शादी तय हो गई थी। उसका वास्तविक दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब उसे पता चला लावण्या को कुछ खास लड़का नहीं मिला, अर्थात अंत में सौंदर्य जीत गया था। अनिल के घर वाले फ्रिज, टीवी और स्कूटर की मांग कर रहे थे। अनिल चाहता था कि वो अंग्रेजी बोलना सीखे, चाइनीज खाना बनाना सीखे। घर के सब लोग इस बात से नाराज थे, पर लालिमा सोचती थी कि इसमें गलत क्या है। वो संपन्न परिवार का पढ़ा लिखा लड़का था, उसे किसी भी अमीर घर की अच्छी लड़की मिल सकती थी जो उनकी उम्मीद से ज्यादा दहेज लाती। वो उसका होने वाला पति था और वो उसकी मर्जी से जीना चाहती थी। वो जो चाहे लालिमा उसके लिए कर सकती थी। वो उसका साहब था और मालिक भी। लोलिता ससुराल में थी, लावण्या तो वैसे ही फुस हो गई थी। अब वो सारी क्रांति की आवाजें निश्चेष पड़ी थी। इतना दहेज देना पिताजी के बस में नहीं था, इसलिए वो माँ के साथ अनिल के घर बात करने के लिए गए। लीना भी जिद करके उनके साथ गई। तीनों जब वापस लौटे तो काफी परेशान थे। लीना ने बताया, पिताजी ने अपनी मुश्किलों के बारे में बताया, पर वो टस से मस नहीं हुए। पिताजी ने घर के पीछे वाला हिस्सा बेच दिया। उस दिन लीना ने इतनी क्रोध भरी नजरों से लालिमा को देखा कि वो डर गई। लावण्या ने कहा, अगर अनिल तुझसे प्यार करता है तो उसे इसका विरोध करना चाहिए। लालिमा को ये सारी बातें सुनकर घबराहट हो रही थी, पर वो क्या करती। वो एक बेचारी लड़की थी, उसकी सगाई हो चुकी थी। सगाई टूटने से वो बदनाम हो जाती और फिर उसकी शादी और भी मुश्किल हो जाती। उसे लावण्या की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। उसने अनिल के लिए स्वेटर बुना, दहेज के लिए चादरों और मेजपोशों पर कढ़ाई की। जैसे अनिल ने कहा वैसे कपड़े सिले। लावण्या शादी की तैयारी ऐसे कर रही थी जैसे किसी और की शादी हो। उसको देखकर लगता था जैसे इस दुनिया से उसका कोई वास्ता ही ना हो। एक दिन पिताजी ने माँ से कहा, ये शादियां यदि इमरजेंसी के समय में हो जाती तो इतना खर्चा ना होता। अब मुझे लावण्या के पैसे भी इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि वो तो कुछ खास ससुराल ले नहीं जा रही। माँ ने कहा, सबका अपना अपना भाग्य है, लालिमा अपनी किस्मत का ले जा रही है। पिताजी ने लावण्या के सर पर हाथ रख दिया। वो क्षमा याचना थी या आशीर्वाद, कहना कठिन है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।